सो विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक टुडे। लेकिन अगले टॉपिक पे जाने से पहले जस्ट टू चेक इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट वी डिराइव्ड इन द लास्ट लेक्चर। अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लिया था और हमको इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पे, एक्सियल पॉइंट पे, एट सम पॉइंट p ऑन द एक्सिस at a distance x, we wanted to find out what is magnetic induction, where a, small a, is the area of the loop. So do you remember the formula for magnetic induction along the axis? It is mu 0 by 4 pi. Yes, आगे done. I a square upon a square plus x square raised to 3 by 2. This was the formula. और सिमिलरली अगर वही पॉइंट z एक्सिस पे हो, क्योंकि अभी ये नोटेशन बुक टू बुक वेरी करते हैं, तो डजंट मैटर, अगर वही पॉइंट z एक्सिस पे हो तो उस पॉइंट का फील्ड, और ये z इज द डिस्टेंस टू दैट पॉइंट एंड लेट अस से r इज द रेडियस, तो इट विल बी b इक्वल्स टू म्यू 0 बाय 4 पाई i r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2। तो ये फॉर्मूला पता होगा तो अगला टॉपिक समझेगा। अगला टॉपिक है, इफ यू सी, वैसा लिखा हुआ है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ सर्कुलर लूप, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, या फिर यू कैन से नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, करंट होना चाहिए, करंट होगा तो ही वो एज अ मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा। कैरिंग करंट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब थोड़ा सा आपको मैं इसका, मुझे बैकग्राउंड डेवलप करना पड़ेगा। आपको याद होगा, मैंने कल भी बताया था, मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था, कि जब एक लूप में से करंट पास होता है, इफ द करंट इज क्लॉकवाइज, दैट साइड इज लाइक अ साउथ पोल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लूप है, मैं लूप के इस साइड से देख रहा हूँ, मुझे करंट दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो मेरे लिए ये साइड है साउथ पोल। और इसी को जब आप देख रहे हो फ्रॉम द अदर साइड, आपको करंट दिखता है एंटी क्लॉकवाइज एंड दैट बिकम्स नॉर्थ पोल। ये तो मैंने थ्योरेटिकली बता दिया आपको कि ऐसा होता है, बट सच में ऐसा होता है, यू हैव टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये दिखाना पड़ेगा कि circular loop carrying current behaves like a magnetic dipole. So you are supposed to show that हमारे पास अगर एक circular loop है which is carrying current, it behaves like a magnetic dipole. And if you see, हमने एक टॉपिक कवर किया था लास्ट लेक्चर में, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। याद है क्या? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको कंपैरिजन से बताया था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है P sin थीटा, P बार क्रॉस E बार। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि सिमिलरली सेम डेरिवेशन के स्टेप्स थे, यू कैन शो कि अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो वो क्या है, उसका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट? mu b sin theta, where mu is magnetic dipole moment, b is magnetic field, and theta is the angle between mu and b. तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको डिराइव करना ही नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा देखा था, मैग्नेटोस्टैटिक्स में ऐसा आ रहा है, तो बाय कंपैरिजन यू कैन से, हमने वहाँ पे भी कंपेयर करके ही बोला था कि जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस टॉपिक को भी हमको सेम तरीके से हैंडल करना है। We will start with what we know, and we know what is the magnetic field along the axis of a current carrying loop. So we know that, we have seen that. What do you know? We know that the magnetic field or the magnetic induction, magnetic field at a point along the axis of a current carrying loop is given by mu 0 by 4 pi I into radius square
upon radius square r square plus z square raised to 3/2, where r is the radius of loop. Where r is the radius of loop. ओके, तो मैं एक लूप भी ड्रॉ कर देता हूँ. सो लेट अस टेक अ लूप हियर. एक लूप है, और इसका रेडियस r है. तो द रेडियस ऑफ दिस लूप इज r, एंड एक्सिस दिस इज दिस इज दिस इज द एक्सिस, और हमको इस एक्सिस पे ही फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट नोट डाउन किया. ओके गुड. तो इट शुड बी वेरी क्लियर कैसा है. अब इसको याद रखना. देन फॉर अ फार अवे पॉइंट मतलब z, जिस पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड करोगे, इट इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस कंपेयर टू r. तो z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r. इसको तुम शॉर्ट डायपोल भी बोलते हो. तो यू कैन से फॉर अ फार अवे पॉइंट that is z is very very greater than r. So the point where you are trying to find out field is very very greater than r. Distance of point is very very greater than r. अगर ऐसा होगा तो you see this term, ये r square plus z square का टर्म क्या बन जाएगा. वो r square किसने बोल दिया, z square. तो r square plus z square is equals to z square approximately. Therefore magnetic field B will be mu 0 by 4 pi I r square upon z square raised to 3/2. तो नीचे आ गया z क्यूब. तो therefore you have B equals to mu 0 by 4 pi I r square by z cube. Equation number 2. This was equation number 1. Good. पक्का ये तुमको अभी थोड़ी देर में समझेगा कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. तो लेकिन सिर्फ स्टेप्स याद रख लो. आपको ये पता ही है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया ही था. अब ये इक्वेशन इसके आगे भूलना नहीं. क्वेश्चन सॉल्व करते समझेगा कि ये भूल गए तो मार्क्स भी गए तुम्हारे. व्हाई? बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, और हमने इसमें ऐसा अज्यूम कर लिया कि z की वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r. तो अंडर दैट कंडीशन यू गेट अ न्यू फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला हर जगह पे यूज नहीं होता. ये तब यूज होता है जब शॉर्ट डाइपोल बोला हो, या तो फॉर अ फार अवे पॉइंट बोला हो, या तो फिर कुछ बोला ही नहीं है तुमको. तो उस केस में यू कैन यूज दिस. तो ये रिमेंबर, दिस इज दैट फॉर्मूला. इसको भी मॉडिफाई करना है, क्योंकि जब कुछ बोला ही नहीं है तो तुमको सिर्फ ऐसा बोला होता है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट अस से 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप. तुमको रेडियस के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, लेकिन तुमको डायपोल मोमेंट दिया है, डायपोल मोमेंट म्यू. तो इस फॉर्मूला को मुझे म्यू के टर्म्स में लाना पड़ेगा. हाउ डू यू ब्रिंग दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ म्यू. ये जो लूप हमने लिया, इसका एरिया क्या आएगा. एरिया ओ सर्कुलर लूप है. मैं कुछ तुमसे हाई फाई कुछ पूछ नहीं रहा. व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर. तो बट एरिया इज पाई आर स्क्वायर. तो देयरफॉर व्हाट इज आर स्क्वायर, a by pi. इक्वेशन नंबर 3, इसको 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 and 3 you have b equals to mu 0 by 4 pi I by z cube r square. लेकिन r square क्या है, a by pi. पक्का ना, पक्का पक्का. बाद में मत गड़बड़ कर देना. सही है क्या, a by pi है क्या. हाँ श्योर, गुड. इधर तो फिर पाई स्क्वायर बन गया, पाई स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला में पाई था क्या नहीं था, था कि नहीं था. नहीं, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%. चेक करो. इसलिए फॉर्मूला मैं 2 बार बोल दिया मैंने, फॉर्मूला याद होना चाहिए. लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक, उसका सबसे लास्ट इक्वेशन. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस. म्यू 0 by 4 की म्यू 0 by 4 पाई, म्यू 0 by 4 की 4 पाई. 4 2 3. इक्वेशन ही नहीं याद होगा तो कैसे काम चलेगा.
म्यू 0/4 पाई था, म्यू 0/4 था, म्यू 0/2 था, क्या था? हाँ, म्यू 0/2 पक्का, वेरी गुड, म्यू 0/2। ये सिंगल टर्न के लिए था, एन टर्न्स के लिए क्या था? हाँ, एन से मल्टीप्लाई करोगे ना, ओके गुड। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं तो फिर तुमको गड़बड़ होने ही वाला है। और अच्छा हुआ कि गड़बड़ हुआ, क्योंकि समझा कि पाई स्क्वायर नहीं आने वाला है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स। यहाँ पे अभी 2 लिखूँ कि 4 लिखूँ? 2। एक बार वेरीफाई कर लो, नहीं तो फिर गलत बता दोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा क्या? 2, हाँ कि ना? यस, 2। श्योर, गुड। देन उधर 2 तो इधर भी 2। अभी ठीक है, अभी करेक्ट है। So what we have done, we start with the formula of magnetic field along the axis. Then we take a far away point z very greater than r, so that r square plus z square becomes equal to z square। क्योंकि r small है तो वो तुमने यहाँ पे r square plus z square की जगह पे सिर्फ z square लिख दिया, raised to 3/2 हो गया, 2 cancel हो गया, z cube हो गया। Good. Then r square is a by pi, तो a by pi। Then do you remember हमने पिछले ही लेक्चर में, याद होना चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन किया था। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? जब टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड हुआ, उसके बाद के टॉपिक में गैल्वेनोमीटर हुआ, उसके जस्ट बाद के टॉपिक में हमने ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है डिफाइन किया था। व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? NIA। N is the number of turns, I is current and A is area। तो NIA होता है, यहाँ पे N की वैल्यू 1 है क्योंकि A की टर्न लिया है तुमने। NIA is मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे IA हो गया आपका डायपोल मोमेंट। देयर बट व्हाट यू कैन से इज बट I into A is मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कहीं पे इसको म्यू से डिनोट करते हैं, कहीं पे इसको स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। तो नोटेशन विल अगेन वेरी फ्रॉम नोट्स टू नोट्स एंड बुक टू बुक। गुड। फिलहाल मैं इसको m लिख देता हूँ फिलहाल। तो यू हैव b इक्वल्स टू म्यू 0/2 IA हो गया m बाय जेड क्यूब। पक्का? क्योंकि ये पाई तो आएगा साथ में, पाई को तो रखो, पाई को रखना पड़ेगा आपको। ये पाई आ गया, फिर इसको ऐसा लिखूं क्या मैं? b इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई, 4 जानबूझ के किया, 2m बाय जेड क्यूब। इन वेक्टर नोटेशन, in vector notation you can say, अब बोलोगे वेक्टर नोटेशन क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मैंने बताया भी था कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हो। इट इज नॉर्मल टू द लूप, नॉर्मल टू द लूप। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the axis at a very large distance, far away point। अब यहाँ से आगे आएगा मजा, क्योंकि मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ फार अवे पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बताओ। ओके गुड, 2 kp by r cube। बेसिकली इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बट we know that electric field due to electric dipole at a far away point is अगर याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू k मतलब 1/4πε0, राइट। साथ में था 2, साथ में था p बार, साथ में था r क्यूब से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ z। वहां पे r वॉज रैंडम पॉइंट, यहाँ पे हम लोग z एक्सिस पे फाइंड करो z क्यूब। अब आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना आपका, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 से कंपेयर करोगे। बाय कंपेयरिंग 4 and 5 वी सी दैट, सो बाय कंपेयरिंग
equation number 4 and 5, we see that what do you see? You see कि वहां पे एक कांस्टेंट था म्यू 0/4 यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है 1/4 राइट. मैग्नेटिक फील्ड में 1/z³ आ रहा है, यहाँ पे भी 1/z³ आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है. इसका मतलब P और M they are also analogous क्योंकि M is magnetic dipole moment and P is electric dipole moment. No warning will be given. ध्यान है यहाँ पे, नहीं तो सीधा बाहर. गुड, पक्का. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5 वी सी दैट कि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये रिमेंबर ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है. तो यू सी दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है इट इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो फ्रॉम 4 and 5 we see that the formula of magnetic field is analogous to that of electric field due to dipole. इसका मतलब ये होता है कि ये जो करंट कैरिंग लूप है ये भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डाइपोल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसका फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या आ गया, सेम. तो देयरफॉर करंट लूप बिहेव्स लाइक a magnetic dipole. गुड. अगर क्योंकि ये इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, शिफ्ट हो जाओ. इफ इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल तो इसके फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड लाइंस क्या होंगे, सेम. इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से. कहाँ खत्म होता है, नेगेटिव चार्ज. ओके गुड. सिर्फ उतना नहीं है, उतना तो है, आगे भी कुछ और है. तो तुमको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस they start from positive charge and then negative charge. This is one thing of course, but they start from positive charge and end at negative charge normal perpendicular to the surface of the conductor. Then of course you should know they are crowded near the dipole but they are widely separated when you go far away. तो जैसे जैसे तुम डाइपोल से दूर जाओगे वैसे वैसे इनका सेपरेशन बढ़ जाता है. They do not intersect each other, right? So no two electric lines of forces can intersect each other. इसका मतलब अगर मैं करंट कैरिंग लूप को मैंने शो कर दिया कि करंट कैरिंग लूप इज बिहेविंग लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे. तो इट विल आल्सो हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल. तो मैंने अभी बोला कि करंट कैरिंग लूप में अगर एक करंट है आई, स्टेडी करंट है आई, अगर एक करंट क्लॉकवाइज है तो वो बिहेव करता है लाइक अ साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज बिहेव करता है लाइक अ नॉर्थ पोल, राइट. तो ऊपर वाला साइड में एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ है. मतलब यहाँ पे जो फील्ड लाइन होंगे वो नॉर्थ से स्टार्ट होंगे. कहाँ से स्टार्ट होंगे, नॉर्थ से स्टार्ट होंगे. तो स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ. तो दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ. तो ऐसे फील्ड लाइंस दिखने वाले हैं आपको. यू आर गोइंग टू सी सच फील्ड लाइंस. यहाँ पे भी नो टू फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों साइड पे आएंगे. तो डायग्राम अगर देखोगे तो बुक में आपको दिया होगा सेम डायग्राम. इट इज गिवन टू यू दैट यू हैव सच अ बिहेवियर. तो करंट कैरिंग लूप आल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल. बराबर. अब ये समझेगा तो अगला टॉपिक समझेगा, भी अगला टॉपिक इससे कनेक्टेड है. अब तो हमने इस टॉपिक में कुछ नहीं किया एक्सेप्ट फॉर हमने ये प्रूव किया कि एक करंट कैरिंग लूप कैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल कैसा बिहेव करता है. और हमने प्रूव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज किया वो सिंपल था. वी स्टार्टेड बाय व्हाट वी नो. व्हाट डू यू नो फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर वी नो दैट व्हाट हैव यू डिराइव्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. इफ यू रिमेंबर, याद है क्या डिराइव किया था तुमने इन द प्रीवियस लेक्चर. यू हैव शोन द मैग्नेटिक फील्ड due to a current loop at a point on the axis z axis
इज गिवन बाय क्या था, म्यू जीरो बाय 4 पाई नहीं था, म्यू जीरो बाय 2 था, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2 था, करेक्ट। अब फिर हमने मान लिया कि z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, शॉर्ट डाइपोल, तो देयरफॉर यू हैव b इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को z स्क्वायर लिख दो, यू हैव आई आर स्क्वायर अपॉन अपॉन z स्क्वायर रेज टू 3/2, तो क्या बन गया z क्यूब। फिर हमने एरिया ऑफ द लूप था, एरिया ऑफ द लूप था a, ये है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू a बाय पाई, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, तो you substitute this in this equation and therefore you get b equals to mu 0 by 2 I a upon pi, अभी पाई को भूलना मत, z क्यूब, और I into a क्या होता है, ये होता है क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन z क्यूब। फिर हमने कुछ नहीं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया और हमने इसको लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, ये मिल गया आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर लूप का फॉर्मूला फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, मतलब फॉर अ फार अवे पॉइंट। अब इसको आप करते हो कंपेयर विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ फार अवे पॉइंट। ये एट अ फार अवे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो बिना पढ़े कहीं पे भी ये फॉर्मूला लगा देते हैं क्योंकि सिंपल दिखता है ना, इधर तो याद रखना पड़ा तुमको, ये सिंपल दिखता है। गुड, तो याद रखना, अब फार अवे पॉइंट पे यूज होगा, ये होता है 1/4πε0 2p बार बाय जेड क्यूब, तो म्यू 0 बाय 4 पाई की जगह पे आ गया 1/4πε0, p की जगह पे है m, जेड क्यूब था ही, इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इसका मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड करंट ने प्रोड्यूस किया है, इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली सिमिलर दिखता है किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड से, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर अ फार अवे पॉइंट, फॉर अ फार अवे पॉइंट। तो बाय कंपैरिजन वी कैन से दैट कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग लूप इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक डाइपोल, इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक डाइपोल, बराबर। तो अगर वो मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव कर रहा है और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड जैसा दिखता है, तो प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल टू पॉजिटिव, मतलब टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, उस केस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे दिखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। नॉर्थ पोल तुम किसको बोलते हो, द साइड ऑफ द लूप फॉर विच द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर वाला वो नॉर्थ पोल है और नीचे वाला कौन है, साउथ पोल है, तो फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में जाएंगे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो नो टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड एट अ फार अवे डिस्टेंस। नियर पॉइंट पे क्राउडेड होते हैं, इसके लिए नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, और ये मैं अभी प्रॉपर्टीज में गया ना तो ये साइड में रह जाएगा, हम हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू कर देंगे वापस से, लेकिन पता होना चाहिए टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, यू कीप अ एरिया, और उस एरिया में से कितने लाइंस नॉर्मल पास हो रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हो, जितना ज़्यादा फ्लक्स होता है ज़्यादा फील्ड होता है। और जैसे जैसे तुम दूर जाते हो वैसे तुमको फॉर्मूला भी बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/r² फॉर अ सिंगल पॉइंट, फॉर अ डाइपोल इट इज यू सी इट इज जेड क्यूब आर क्यूब। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है, तो तुमको समझाना पड़ेगा कि क्यों कम हो रही है, क्योंकि अगर वही एरिया में दूर लेके जाऊँ पोल से, चार्जेस से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे आर लेस क्राउडेड, दे आर वाइडली सेपरेटेड, मतलब जिस एरिया में से पहले ज़्यादा लाइंस पास हो रहे थे उसी से अभी कम पास हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड। तो इसके केस में भी वैसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड एट अ फार अवे पॉइंट, एट अ फार अवे पॉइंट, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इतना समझा है तो अगला टॉपिक समझेगा, और अगला टॉपिक समझना है तो वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता होना चाहिए, और नहीं पता तो मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। डू यू रिमेंबर हमने लास्ट रैंडमली क्वेश्चन टू एनीवन नाउ, एनीवन, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ नाम का टॉपिक देखा था, गॉस लॉ,
What is Gauss law? Why do we use Gauss law? Let's make classes little interactive. Correct, but not exactly correct. You are right. थोड़ा सा गलत हो गया. Charge enclosed in a closed surface. Yes. Okay. Divide by epsilon zero. What is that? It is the flux. किसका flux? Charges. Electric flux है वो. Point charges at rest की बात कर रहे हो तुम. Good. तो इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ देखा था वैसे यहाँ पे हमको एम्पियर्स लॉ देखना है. तो इफ यू सी अगला टॉपिक आपका होगा एम्पियर्स लॉ. तो मैं अगेन बाय कंपैरिजन ही पढ़ाऊंगा क्योंकि क्या है इसके साथ साथ तुम्हारा गॉस लॉ भी रिवाइज हो जाएगा. एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद डायरेक्टली चैप्टर क्यों नहीं चालू किया. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा 3 महीने पहले हुआ था. तुमको रिविजन करने का टाइम मिल जाता है या फिर नहीं भी किया तो इधर किधर हो जाएगा आपको. अब गॉस लॉ में क्या था. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अगर मेरे पास सिंगल पॉइंट चार्ज है एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस r, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज 1/4 pi epsilon 0 q by r square. But if I have a collection of charges and now I want to find out electric field at that point p, तो सबसे पहले तुम इन सारे चार्जेस को एक इमेजिनरी सरफेस के अंदर एनक्लोज करते हो, क्लोज करते हो और सरफेस के अंदर क्लोज करते हो. सरफेस एरिया इसको बोलते हो गॉसियन सरफेस. अब जितने भी चार्जेस अंदर है वो सब चार्जेस अपना अपना फ्लक्स जनरेट कर रहे हैं. फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और हर पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से अवे होता है. अवे राइट. तो हम क्या करते हैं पहले इस सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं. स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स. हर एक एलिमेंट में से फ्लक्स कितना ई बार डॉट डी एस बार फाइंड करते हैं वेयर डी एस इज द एरिया और एरिया को वेक्टर बना देते हैं और इस एरिया का डायरेक्शन होता है नॉर्मल टू दैट एरिया इटसेल्फ. इसको बोलते हैं स्मॉल फ्लक्स और ये वेक्टर है उधर स्केलर है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है. ये बार डॉट डी एस बार बराबर. फिर क्या करते हो टोटल फ्लक्स निकालते हो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है तो सिर्फ उधर जाएगा क्या फील्ड नहीं हर डायरेक्शन में अवे जाएगा. तो टोटल फील्ड निकालने के लिए तुम इंटीग्रेट करते हो ई बार डॉट डी एस बार. इसको बोलते हो टोटल फ्लक्स. इसको बोलते हो टोटल फ्लक्स. बराबर पक्का पक्का. और ये जो टोटल फ्लक्स आता है ई बार डॉट डी एस बार आता है ये होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ गॉस लॉ. इसको गॉस लॉ बोलते हैं. इसके एप्लीकेशंस वेर मच मोर इम्पॉर्टेंट. लॉ तो सिंपल है. एप्लीकेशंस अब इसका पहला एप्लीकेशन जो आपने देखा था द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट यू सॉ वाज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल. हमारे पास एक हॉलो शेल है. हॉलो इसके ऊपर चार्ज था. चार्ज डेंसिटी था सिग्मा अगर याद होगा तो ये शेल है. और बाय द वे वो जो गॉस लॉ में तुम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो ना वो गॉसियन सरफेस का शेप होता है डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर अगर स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस का शेप भी स्फेरिकल है. तो हम लोग सबसे पहले जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस फॉर एग्जाम्पल और याद रखो बहुत सारी चीजें हैं. क्या क्या याद रखोगे समझेगा तो याद रहेगा. कंडक्टर का रेडियस हम लोग हमेशा कैपिटल आर से नोट करते हैं और जिस पॉइंट पे हमको फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर से नोट करते हैं. ये पी पॉइंट. हमको पी पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस आर फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर. तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं. गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस. कंडक्टर का सरफेस इज अ रियल सरफेस. गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस. और ये जो गॉसियन स्फीयर तुमने ड्रॉ किया इट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रिक. सेम सेंटर. सेम सेंटर. So you draw an imaginary sphere with radius small r which should enclose the total charge. पूरा चार्ज इसके अंदर आना चाहिए. सीधा बैठो सीधा बैठो सीधा बैठो. मैं चलने नहीं दूंगा अभी.
You have to be regular, you have to give tests, you have to be attentive, you cannot speak in the class. Done. सीधा. Good. Then you have, what do you do after this? आप इस Gaussian surface को डिवाइड कर देते हो, इमेजिन करते हो टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स, and you take one such element of area ds at point p. फिर आप पहले इसमें से कैलकुलेट करते हो व्हाट इज द फ्लक्स. और बाय द वे फ्लक्स, क्योंकि एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी स्मॉल है, p बार डॉट ds बार. और ds बार का डायरेक्शन होता है नॉर्मल. ये है ds बार का डायरेक्शन. एंड यू शुड ऑल्सो नो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है अवे, तो ये भी है अवे इन द सेम डायरेक्शन. तो थीटा इज 0. E bar and ds bar are in the same direction, so you have ADS cos theta, and theta in this case is 0, so you have ADS. This is the flux through small element of area. फिर ऐसा तुम इमेजिन करते हो हर एक एलिमेंट में से फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए यू इंटीग्रेट ओवर ऑल दिस स्मॉल फ्लक्सेस, तो होता है ADS. और ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको जो भी है यू गेट ना फॉर्मूला वैसे याद होना चाहिए, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर, सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर. एप्सिलॉन 0 भी क्यों? क्योंकि सराउंडिंग स्पेस इज कंसीडर्ड टू बी एयर और वैक्यूम. डन. इतना पता होगा तो गॉस लॉ भी रिवाइज हो गया. और फिर इसके बाद यू हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस. मे बी यू हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. इसके बाद हमने फाइंड किया था लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, और लॉन्ग स्ट्रेट वायर में गॉसियन सरफेस था सिलेंड्रिकल शेप, क्योंकि वायर सिलेंडर होता है, ये स्फेरिकल है क्योंकि ये स्फीयर था. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम मैग्नेटिज्म पे अप्लाई करने वाले हैं. गॉस लॉ का नाम चेंज होके हो गया एम्पियर्स लॉ. गॉस लॉ था सरफेस इंटीग्रल. सरफेस इंटीग्रल किसका? सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का था. सरफेस इंटीग्रल वहां पे तुम इमेजिन करते हो सरफेस जिसमें तुम चार्ज को करते हो एनक्लोज, और यहाँ पे आप लेते हो एक लूप और आप एनक्लोज करते हो करंट को. वहां पे चार्जेस रेस्ट पे थे, यहाँ पे चार्जेस मूविंग है. जब चार्जेस मूविंग हो तो करंट मिलता है. वहां पे तुमने पूरे चार्ज को एनक्लोज किया था इनसाइड एन इमेजिनरी सरफेस, यहाँ पे तुम पूरे करंट को एनक्लोज करोगे इनसाइड इमेजिनरी एम्पेरियन लूप. वहाँ पे गॉसियन सरफेस बोलते थे, यहाँ पे एम्पेरियन लूप बोलते थे, क्योंकि वो सरफेस था तो इंटीग्रेशन सरफेस पे था. यहाँ पे लूप है, लूप इज वन डायमेंशनल, सरफेस इज टू डायमेंशनल. तो यहाँ पे इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल नहीं है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है. कौन सा इंटीग्रल है? लाइन इंटीग्रल. कौन सा इंटीग्रल है? लाइन इंटीग्रल. तो जैसे तुम वहाँ लिखते थे ना, इंटीग्रेशन e बार डॉट ds बार इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ पे लिखते हो इंटीग्रेशन b बार डॉट dl बार इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू करंट एनक्लोज्ड. ऑलमोस्ट सेम. सिर्फ ये इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल है, और तुम पूरे क्लोज लूप पे लगा रहे हो, तो क्लोज लूप पे या क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन को ऐसा दिखाते हैं. उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कि क्लोज लूप है, उस पर इंटीग्रल है. बन गया डेफिनेशन मैथमेटिकल. इसको इंग्लिश में लिखो. अब कैसे लिखोगे? सिंपल है, बताओ कैसे लिखोगे. द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसको इंटीग्रेट कर रहे हो? ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू 0. क्या है म्यू 0 का नाम? क्या है? परमेबिलिटी. इज इक्वल टू परमेबिलिटी of free space multiplied by current enclosed. Now you read what is written in the notes. You will find exactly something similar. क्या लिखा है यहाँ पे? The line integral of magnetic field of induction B bar around any closed path, जिसको मैंने closed loop बोला था, in free space, क्योंकि free space था, is equal to absolute permeability of free space times the total current enclosed by the closed path. बन गया आपका स्टेटमेंट. तो पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं, और फिर प्रोसेस क्या है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का वो भी देखेंगे. तो क्या बोलोगे? द लाइन इंटीग्रल
the line integral of magnetic field of induction B bar around any closed path around any closed loop path in free space is equal to what? It is equal to what is mu zero? Absolute permeability of free space is equals to absolute permeability of free space मतलब mu zero times क्या? Times the current enclosed of course in the path. तो ये हो गया उसका स्टेटमेंट, ये होगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट. गुड. अब जो प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का था यूजिंग गॉस लॉ, वही प्रोसेस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का यूजिंग एम्पियर्स लॉ. वहां पे भी तुमने क्या किया? पहले तुमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया था, यहाँ पे तुम एक एम्पिरियन लूप इमेजिन करोगे. तो टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात है. टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड वी इमेजिन एन एम्पिरियन लूप विच एनक्लोजेस. वहां पे सरफेस को क्लोज करते थे, यहाँ पे करंट को क्लोज करोगे, विच एनक्लोजेस द करंट. देन इफ यू रिमेंबर, जो शेप ऑफ गॉसियन सरफेस था, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम. अगर कंडक्टर स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल है. यहाँ पे भी वैसा ही है. द शेप ऑफ एम्पिरियन लूप डिपेंड्स ऑन the geometry of the problem. Loop depends on the geometry of the problem. मतलब आपके पास करंट जिस कंडक्टर में है उसका शेप क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा लूप कैसा लेना है. देन जैसे हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन करने के बाद गॉसियन सरफेस को छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स में इमेजिन कर लिया था, यहाँ पे तुम छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में इमेजिन करोगे. द लूप इज कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ, और मैं इसके लिए लिख के दे रहा हूँ, ये अगले 3 टॉपिक इसके एप्लीकेशन है, विच आर द लास्ट 3 टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर. अगर तुमको ये स्टेप्स पता होंगे तो तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. इमेजिन, यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेप्स, 4 स्टेप्स, डन. हर एक फॉर्मूला अपने आप हो जाएगा. The loop is considered to be made up of large number of length elements. फिर क्या करते हैं? फिर जैसे एक सरफेस एलिमेंट में से फ्लक्स फाइंड किया था, यहाँ पे एक एलिमेंट का बी बार डॉट डी एल बार निकालते हैं. सो वी कैलकुलेट बी बार डॉट डी एल बार फॉर ईच एलिमेंट. जैसे वहां पे तुमने ई बार डॉट डी एल बार निकाला था ईच एलिमेंट का, सरफेस एलिमेंट का, यहाँ पे लेंथ एलिमेंट का निकालते हो. फिर क्या किया था? इंटीग्रेट, मतलब एड अप, and then we integrate for all the elements. तो बेसिकली तुम करोगे इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार, और इसको इक्वेट कर दोगे म्यू जीरो इंटू करंट एनक्लोज के साथ. तो इसको इक्वेट कर देंगे म्यू जीरो इंटू करंट एनक्लोज. This is the process of finding out magnetic field using Ampere's law. तो पहला application. Now I'll move to the applications of Ampere's law. Now if you remember, मैंने आपको बताया था Biot-Savart law, applications of Ampere's law.
बायोट सेवर्ट लॉ किसको याद है? बायोट सेवर्ट लॉ याद है? बायोट सेवर्ट लॉ याद है क्या? आई एम आस्किंग रैंडम क्वेश्चंस, आई एम नॉट आस्किंग यू स्पेसिफिक. बायोट सेवर्ट लॉ याद है? हाँ, ओके. What was Biot-Savart law? Biot-Savart law gives you magnetic field due to a current passing through small element. So the magnetic field produced by a small element of length carrying a steady current I is directly proportional to the current to the element, directly proportional to the length of the element, directly proportional to sine of the angle between the element and the line joining the center of the element to the point theta, sine theta, and inversely proportional to square of distance between element and the point. I dl sine theta by r square, and if you include the proportionality constant mu 0 by 4 pi I dl sine theta by r square. बायोट-सेवर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन था, इफ यू रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. हमको पी पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस कैपिटल आर था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर था, उस पी पॉइंट पे हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना था यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ. फिर हम लोग उस वायर को इमेजिन करते हैं अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू प्लस इन्फिनिटी. फिर हम लोग एक एलिमेंट लिए थे अपर पार्ट में. हमने क्या किया था कि पहले उस एलिमेंट की वजह से कितना फील्ड है वो देखा था पी पॉइंट पे. फिर हमने इंटीग्रेट करके फॉर्मूला डिराइव किया था म्यू 0 बाय 4 पाई 2 आई बाय कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट. और फिर वही फॉर्मूला यूज करके हमने फोर्सेस भी निकाले थे. तुमने जो टॉपिक जिस दिन पढ़ा ना, अगले दिन तुमको वो याद होना चाहिए कि तुमने लास्ट डे पे क्या क्या देखा था, क्या क्या सीखा था. इन शॉर्ट, लंबा चौड़ा प्रोसेस करके, लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करके तुमने फाइनली डिराइव किया था म्यू 0 बाय 4 पाई 2 आई बाय आर. That was a formula for magnetic field at a distance of r, perpendicular distance, shortest distance from a extremely long straight wire, infinitely long straight wire. ये फॉर्मूला था. और मैंने तभी तुमको बताया था कि क्वेश्चन बोर्ड में जब आए तो पहले पढ़ लेना कि तुमको ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए बोला है यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ कि यूजिंग एम्पियर्स लॉ. एम्पियर्स लॉ से ये बहुत फास्ट होता है, ज़्यादा इंटीग्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स करना नहीं है. तो वी विल सी, इफ यू सी, लुक क्या लिखा है, व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. ठीक है ना. एम्पियर्स लॉ का पहला एप्लीकेशन का टाइटल क्या है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a long straight conductor carrying current एक्चुअली कंडक्टर मतलब वायर है यहाँ पे. तो लेट अस कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, स्टेडी करंट आई. तो मैं भी सब लिख तो नहीं सकता, लेकिन मैं पैरामीटर तो लिख दूंगा. आई इज करंट. Consider a long straight wire carrying steady current I. We want to find out magnetic field at a point P at a perpendicular distance R from the wire. अभी मैं स्मॉल r बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने नोट्स में स्मॉल r दिया है, तो मैं सिर्फ नोट्स के नोटेशन फॉलो करूँगा. करेक्ट, गुड, पक्का. तो हमको P पॉइंट पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड. वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट. वी वांट टू फाइंड magnetic field at point P. Magnetic field at point P. Of course, since you are looking at application of Ampere's law, so you are supposed to apply Ampere's law. According to Ampere's law, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करंट को एनक्लोज करते हैं. किसमें एनक्लोज करते हैं? लूप में एनक्लोज करते हैं. और लूप का शेप किस पर डिपेंड करता है? कंडक्टर के शेप पर डिपेंड करता है. यहाँ पे कंडक्टर क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. तो मैं ऐसा करता हूँ, लूप को ले लेता हूँ सर्कुलर. करेक्ट.
क्योंकि इस वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, तो लूप भी सर्कुलर ले लिया मैंने, क्योंकि मैंने अभी बताया, अभी बताया मैंने। स्टेप्स याद रखो, स्टेप्स स्टेप्स। वी टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड वी इमेजिन एन एम्पीरियन लूप व्हिच एनक्लोजेस द करंट। ठीक, लिया क्या? यस। शेप क्या लोगे? द शेप ऑफ द लूप डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमने ले लिया कि एम्पीरियन लूप, तो वी हैव कंसिडर्ड एन एम्पीरियन लूप, we consider an Ampérian loop in the shape of a circle. Ampérian loop in the form of a circle of radius r. तो जितने डिस्टेंस पे फील्ड फाइंड करना है उतने ही डिस्टेंस को रेडियस मान के एक लूप ड्रॉ कर दिया। अगला स्टेप क्या था? इमेजिन द लूप टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको इमेजिन करूंगा टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट, उसमें से एक एलिमेंट यहाँ ले लूंगा पॉइंट पी पे। सो इमेजिन द लूप टू बी मेड अप ऑफ, imagine the loop to be made up of large number of length elements। यहाँ पे एरिया नहीं होता है, यहाँ पे लूप है, वन डायमेंशनल है, वायर जैसा है। लार्ज नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स, each of length dl, each of length dl। ओके, पक्का पक्का, श्योर श्योर। इमेजिन वन सच एलिमेंट एट पॉइंट P, इमेजिन वन सच एलिमेंट एट पॉइंट P। गुड। अब मैं पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, जो लिख के दिया है वही। तो लूप इज कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स। फिर हम लोग पहले क्या फाइंड करते हैं, बी बार डॉट डी एल बार उस एलिमेंट के लिए। तो therefore for this element you find out what is b bar dot dl bar, b bar dot dl bar। what is b bar dot dl bar? bdl cos theta, where theta is the angle between direction of magnetic field and the length element। अब थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे तुमको ना राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा वापस से। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। पहली बात तो ये जो लूप है इसका प्लेन बोर्ड को परपेंडिकुलर है, मतलब द लूप इज गोइंग इनसाइड। इसका मतलब जो एलिमेंट है इट इज ऑल्सो गोइंग इनसाइड, है ना? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। यू हैव टू इमेजिन, ये था लूप का प्लेन और ये है बोर्ड का प्लेन। अगर यहाँ सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो सर्कल बोर्ड के अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, तो एलिमेंट भी कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। तो याद रखना डीएल बार इज गोइंग इनसाइड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन द वायर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज आउटस्ट्रेच्ड एंड फिंगर्स आर कर्ल्ड। तो उस एलिमेंट के लोकेशन पे फिंगर्स कहाँ जा रहे हैं? इनसाइड। एंड द फिंगर्स गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डीएल इज आल्सो गोइंग इनसाइड एंड द फील्ड इज आल्सो गोइंग इनसाइड। इसका मतलब एंगल कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। तो here b bar and dl bar have same direction, therefore theta is 0। तो थीटा 0 आ गया, वेरी गुड, थीटा 0 आ गया। तो therefore b bar dot dl bar is bdl cos 0 is 1, क्योंकि cos 0 is 1 हो गया। ये आपको मेरा एक एलिमेंट का, राइट? नाउ टोटल अगर आप फाइंड करोगे, हाँ, तो एक काम करेंगे, अप्लाई कर लेंगे सीधा सीधा क्या, एम्पियर्स लॉ। यूजिंग एम्पियर्स लॉ, व्हाट इज एम्पियर्स लॉ? इंटीग्रेशन b bar dot dl bar over closed loop equals to mu 0 into current enclosed। इंटीग्रेशन b bar dot dl bar कितना आया? bdl mu 0। व्हाट इज द करंट enclosed इन दिस वायर? जस्ट इन दिस लूप इज जस्ट I। ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा केयरफुल रहो। अब ऐसा हो सकता है कि मैंने और एक पैरेलल वायर लगा दिया, उसमें भी करंट आया है सेम डायरेक्शन में,
तो कितना करंट एनक्लोज होगा 2I। तीसरा वायर रख दिया 3I। रिमेंबर डायरेक्शन सेम था। अगर ऐसा किया एक वायर में डाउन टू अप करंट है I और एक में उल्टा करंट है सेम मैग्नीट्यूड का, तो व्हाट इज करंट एनक्लोज 0। इसका मतलब वहां पे तुम्हारा राइट हैंड साइड हो गया 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है 0। क्यों ऐसा हुआ पता है? क्योंकि एक की फील्ड अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है, कैंसलेशन हो गया। और अगर मेरे पास दो करंट सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है, I1 I2 है, तो I1 प्लस I2 है, अगर डायरेक्शन सेम है तो एनक्लोज करंट। अगर अपोजिट है तो I1 माइनस I2 या फिर I2 माइनस I1 डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ तो फिलहाल आए हैं हमारे इस प्रॉब्लम में, ये ऐसा है कि नहीं? हाँ कि ना, यस और नो। अच्छा एक बात और बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर, बराबर। चार्ज कांस्टेंट हो और मैं सेम डिस्टेंस से फाइंड कर रहा हूँ, जो तुमने गॉस लॉ में किया था। तुमने ऐसा बोला था कि ये पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बिकॉज यू सेड इट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ कोर्स। तो कांस्टेंट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने कांस्टेंट मान लिया था, और गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हो क्योंकि कांस्टेंट है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड पता है किस पे डिपेंड करता है? करंट पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो यहाँ पे भी ये एलिमेंट मैंने कहीं भी लिया होता ना पूरे लूप पे, डिस्टेंस तो सेम था, करंट भी सेम है, तो पूरे लूप पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। तो सिंस B is uniform, therefore you can write down B outside integration dl equals to mu 0 I. But what is integration dl? What is integration dl? जल्दी बोलो। छोटे 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 एलिमेंट्स को ऐड करते गया तो क्या बन गया? सर्कल। व्हाट इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल? 2 pi r। So you have B into 2 pi r equals to mu 0 I. So therefore you have B equals to mu 0 by 2 pi I by r, I by r, and therefore you have mu 0 by 4 pi. Therefore you have B equals to mu 0 by 4 pi 2I by r। यही हमने बायोट सावर्ट लॉ से फाइंड किया है इंटीग्रेट करके। यहाँ भी इंटीग्रेट किया लेकिन यहाँ सिंपल है। तो एम्पियर्स लॉ तुमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में हेल्प करता है, एंड एज यू सी कंपेयर टू बायोट सावर्ट लॉ इट इज वेरी सिंपल। पक्का सिर्फ एक चीज़ है, बायोट सावर्ट लॉ तुम अंडर एनी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिमेट्रिकल सिचुएशन पे अप्लाई होता है मोर और लेस, मोस्टली। जैसे गॉस लॉ का भी वही स्टोरी था, सिमेट्रिकल। ये था पहला एप्लीकेशन। तो यू हैव फाउंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ यू वेरीफाई, तो वो बायोट सावर्ट लॉ से जब हमने फाइंड किया था ना, देख लो सिर्फ इधर कैपिटल आर लिखा क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस कैपिटल आर लिया था मैंने। इज द सेम फॉर्मूला। और मैं जानबूझ के नोटेशन चेंज करता हूँ क्योंकि एग्जाम में नोटेशन चेंज की तो तुम कंफ्यूज मत हो जाओ। ये आर रेडियस ऑफ द लूप है। गुड। और अगर बोर्ड्स में आए क्वेश्चन तो पढ़ लेना, बायोट सावर्ट लॉ बोला है कि एम्पियर्स लॉ बोला है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, क्या है अगला एप्लीकेशन? सोलेनॉइड दिया होगा, सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है? अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बोला है ना? हाँ, अलॉन्ग साइड सोलेनॉइड। सो मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a long straight solenoid। और अभी देखो तुम जब बोल रहे हो ना मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे ये इम्प्लिसिट है, तुमको पता होना चाहिए कि करंट है, बिना करंट के फील्ड नहीं जनरेट होता। तो हर बार मैं लिखूंगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड along the axis of long straight solenoid carrying current, वो करंट है उसके अंदर, वो तुमको पता होना चाहिए। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है पहले वो पता कर लो। व्हाट इज सोलेनॉइड? इट इज जस्ट अ कोर, एक रॉड जिसको फॉर्मर बोलते हैं, और ये मैग्नेटिक इन नेचर होता है, इसको मैग्नेटिक फॉर्मर बोलते हैं। ये जो कोर है ना, कोर लेट अस कॉल दिस एज एफ कोर। दिस एफ इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फॉर्मर।
क्योंकि मैग्नेटिक इन नेचर है। अभी तुमको लग रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक है नहीं है, अगला चैप्टर समझेगा ये वाला फॉर्मूला और एक्स्ट्रा समथिंग दोनों चीज लगेगी। एक फॉर्मल मैग्नेटिक है, अभी याद रख लो, अगले चैप्टर में याद दिलाऊंगा तुमको मैं कि मैंने बोला था ये मैग्नेटिक है। इसके ऊपर होता है वाइंडिंग, इसके ऊपर हम लोग वायर्स को वाउंड करते हैं। गुड। और इस वायर में से हम लोग एक स्टेडी करंट आई पास करते हैं, और इसका जो एक्सिस है, एक्सिस इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एक्सिस। और तुमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड भी करना है कहाँ पे, अलोंग द एक्सिस। कई जगह पे थोड़ा सा गड़बड़ करके दिया हुआ डायग्राम, मैंने करेक्टेड वर्जन ड्रॉ किया है, यस गड़बड़ किया है कई जगह पे, तो तुमको नहीं करना है। अब पहले तो समझ लो, इसमें जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। अब नंबर ऑफ टर्न्स को मैं स्मॉल एन बोल रहा हूं, लेकिन स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एग्जाम्पल, what is this parameter बताता हूँ। let us say total turns 10,000 है, total length of the rod 10 मीटर है, 10 मीटर है। how many turns per meter? 1000, 10,000 by 10 बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन बोलते हैं, कैपिटल एन बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसको कैपिटल एन बोलते हैं। लेंथ को मैं, अभी ये लेंथ का गड़बड़ हो जाएगा, मैं इसको स्मॉल एन से नोट करता हूँ। दिस इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, क्योंकि और एक लेंथ इन्वॉल्व है तो फिर फिलहाल इसको स्मॉल एन बोलते हैं। रिमेंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैंने एग्जांपल भी दिया, अगर 10,000 टर्न्स है इमेजिन, और 10 मीटर द लेंथ, तो पर मीटर में 1000 आ गए, तो वो स्मॉल है। मतलब ये 1 मीटर वाला डायमेंशन है, 1 मीटर, ये डायमेंशन लेस है और ये मीटर है। तो स्मॉल एन इज एन बाई एल, थोड़े स्मॉल एन, एन बाई एल, ये याद रखना आप, पक्का पक्का, गुड। हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, करंट थ्रू the windings of solenoid is I। हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। अब ऑफ कोर्स हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ देख रहे हैं, तो हमको एम्पियर्स लॉ यूज करना है, और एम्पियर्स लॉ के हिसाब से वही 4 स्टेप्स। क्या करते हो? नंबर 1 क्या करते हो, यू ड्रॉ एन एम्पियरियन लूप डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम। पिछले केस में हमने सर्कुलर लूप ड्रॉ कर दिया था, यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर लूप ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बोलोगे रेक्टेंगुलर क्यों, बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, आखिरी में समझेगा। और नॉट नेसेसरी, बहुत सारे बुक्स में पता है क्या किया है इन्होंने, पूरे के पूरे टर्न्स को एनक्लोज कर दिया। नॉट नेसेसरी, तुम सारे टर्न्स को मत एनक्लोज करो। ये हो गया लूप। और थोड़ा गलती और भी है डायग्राम में बहुत जगह पे, ये जो साइड है ना, ये साइड ये बहुत थोड़ा दूर तक दिखाना पड़ेगा तुमको, बताऊंगा क्यों, उसका भी रीजन है, आई टेल यू व्हाई। तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा दूर तक दिखाना, उसका रीज़न है जो मैं भी थोड़ा टाइम पहले बता रहा था तुमको, एंड सम ऑफ यू वर आल्सो लाइक स्लीपिंग। व्हाट इज, हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ फार अवे पॉइंट? नेग्लिजिबल, मतलब वाइडली सेपरेटेड। अब समझेगा कि वो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। यू विल अंडरस्टैंड नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। गुड। ये ले लिया हमने एम्पियरियन लूप ABCD, एम्पियरियन लूप ABCD, डजंट मैटर, नोटेशन तुमको टेक्स्ट बुक के हिसाब से चाहिए तो ठीक है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से ABCD। एम्पियरियन लूप इन दिस case is in the form of rectangular loop. So ABCD is Amperian loop, Amperian loop। उसमें से
उसमें से जो साइड ए बी है या बी सी है उसका लेंथ हम लोग मान रहे हैं कैपिटल एल। तो लेंथ ऑफ साइड ए बी मतलब लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप इज कैपिटल एल। दूसरा साइड का लेंथ हमको जरूरत ही नहीं पड़ता है तो हम वी डोंट गिव इट एनी नेम। तो इतना याद रखना, ठीक है? पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, गुड गुड। अब मुझे बताओ, हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ? तुमने एम्पियरन लूप ले लिया, फिर क्या करते हो? फिर तुम उसको स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में इमेजिन करते हो, बराबर? हर एक एलिमेंट के लिए बी बार और डी बार फाइंड करते हो, फिर इंटीग्रेट करते हो। सिर्फ मैं यहाँ पे करूँगा थोड़ा सा स्टेप्स आगे पीछे। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बी बार डॉट डी एल बार इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू जीरो आई इंटू इक्वेशन नंबर 1, ठीक? वेरी गुड, ये याद रखना। दिस इज टोटल टोटल इंटीग्रेशन ऑफ टोटल। गुड। इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व करेंगे आप? बट इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार, अभी तुमसे पूछा मैंने, तुमने बोला कि पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं, उसका बी बार डॉट डी एल बार कंप्यूट करते हैं, फिर सब पे इंटीग्रेट करते हैं। वो पिछले केस में कर पाए थे। क्यों कर पाए थे? क्योंकि पिछले केस में अगर आप नोटिस कर रहे हो तो डी एल बार और बी बार हर जगह पे सेम डायरेक्शन था, मतलब एंगल सेम था। यहाँ पे देखोगे ये एलिमेंट गोइंग इनसाइड, फील्ड इज आल्सो गोइंग इनसाइड। यहाँ देखोगे तो जो डायरेक्शन डीएल बार का है वही फील्ड का, यहाँ देखोगे तो सेम है। इसको बोलते हैं कर्ल। कर्ल पता है? कर्ली बाल होता है ना, कर्ली गोल गोल घूमने वाली, कर्ल, वही नाम है कर्ल। तो जहाँ पे लूप भी कर्ल हो रहा है और फील्ड भी कर्ल हो रहा है, वहाँ पे बी बार और डीएल बार का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट वो प्रोसेस यूज किया कि एक के लिए फाइंड करो, इंटीग्रेट कर दो। इधर नहीं चलना। यहाँ पे हर हर एक साइड पे ए बी बी सी सी डी डी ई डी ए हर जगह पे लेंथ एलिमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं होना है। क्योंकि देखो अब ऐसा है, बताता हूँ क्यों ऐसा है। फिर तुम आ जाओ अपना अपना राइट हैंड थंब रूल। अब तक तुम बोल रहे थे इमेजिन द वायर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड such that the thumb is outstretched and fingers are curled. If the thumb gives direction of current, then fingers give direction of magnetic field. Other way around is also true. If the fingers give direction of current, thumb gives direction of magnetic field. यहाँ पे करंट ऐसा गोल गोल जा रहा है, गोल गोल, राइट है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा पता है? अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो इधर या तो उधर, कैसे भी, डिपेंडिंग ऑन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पक्का? गुड। हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, लेकिन ये लूप में कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो ये टोटल इंटीग्रल आएगा इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार फ्रॉम बी टू सी प्लस इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार फ्रॉम सी टू डी प्लस इंटीग्रल डी बार बी बार डॉट डी एल बार फ्रॉम डी टू ए। 4 पार्ट्स आएंगे इसमें। ये जो मैं वापस बता देता हूँ आपको, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, एक्सट्रीमली सिंपल टॉपिक। ये जो तुमको इंटीग्रल फाइंड करना है बी बार डॉट डी एल बार, ये इसमें इसके 4 पार्ट से कंट्रीब्यूशन आएगा। एक होगा ए टू बी, बी टू सी टू डी और डी टू ए। तो ये इंटीग्रल आएगा इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार फ्रॉम बी टू सी प्लस इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार फ्रॉम सी टू डी एंड लास्टली फ्रॉम डी टू ए। बी बार डॉट डी एल बार फ्रॉम डी टू ए। पक्का? बट इफ यू नोटिस, डू यू नोटिस magnetic field is perpendicular to BC and DA. मतलब angle is either 90 or 270. What is cos 90? 0. What is cos 270? 0. मतलब ये दोनों साइड तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे। So you can say, but integration b bar dot dl bar for side BC and इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी बार फ्रॉम साइड डी इज इक्वल टू क्या? 0। क्यों 0?
is equals to 0. क्यों 0? Since b bar is perpendicular to dl bar, for these two sides magnetic field और लेंथ परपेंडिकुलर है, तो बचे दो साइड, एक ए बी और एक ऊपर का सी डी। लेकिन बट इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार फ्रॉम साइड सी डी इज ऑल्सो 0। ये 0 क्यों हुआ? ये 0 क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? इसलिए हुआ फार अवे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड। मतलब फार अवे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड निग्लिजिबल होता है, और इसलिए मैंने बोला कि ये जो साइड है ना सीडी, थोड़ा दूर दिखाना उसको, क्योंकि अगर मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूँ, अभी करना पड़ेगा तो आई हैव टू ड्रॉ इट। इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आएंगे, यू हैव टू रिमेंबर वो कैसे होंगे। दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ। इधर ऐसा आएगा, नीचे भी वैसे ही आएगा, लूप जैसा। जैसे जैसे तुम दूर जाओगे ना, हायर डिस्टेंस पे जाओगे, फील्ड लाइंस विल बी वेरी लेस क्राउडेड। इसका मतलब वहां पे फ्लक्स लगभग नहीं है, जहां फ्लक्स नहीं होता है वहां पे फील्ड नहीं होता है। इज 0 since at CD field lines are widely separated and therefore field is approximately 0। तो फील्ड 0 हो गया, तो बचा कौन? therefore total integral b bar dot dl bar is only coming from b bar dot dl bar ab। और कई बुक में along the axis नहीं बोला है, जैसे यहाँ बोला ना along the axis, कहीं बोला है magnetic field at a point well inside, मतलब near to the center। तो along the axis and near to the center एक ही बात हो गई वो। Good, then you have this as a to b, bdl cos theta, but theta is 0, क्योंकि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का और एलिमेंट का डायरेक्शन सेम था, तो 0 आ गया। तो therefore you have integration b bar dot dl bar equals to b dl cos 0 is 1, तो b बाहर आ गया, dl कहाँ से कहाँ तक? a से b तक। What is the length of a to b? इसी पेज पे लिखा है, यहीं पे लिखा था मैंने कहीं, कहीं तो लिखा है, देखो क्या है, लेंथ कैपिटल L। सो दिस इज bl। क्या गया bl? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 था डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। व्हाट इज करंट एनक्लोज्ड? व्हाट इज I enclosed? हाउ डू यू फाइंड I enclosed? यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा अच्छे से सुन लो। मेरे पास एक करंट था I, वो 10 टर्न से घूम के आया, तो करंट कितना हो गया? 10 आया। वही करंट 100 बार घूम के आया, क्योंकि वो टर्न्स में से घूम के आ रहा है ना, ऐसा कितना हो गया? 100 आया। तो टोटल टर्न्स कितने थे? n। टोटल करंट n आया। सही है, लेकिन लूप में n नहीं है, क्योंकि लूप में सारे टर्न्स नहीं है। इसलिए मैंने बोला बहुत जगह पे डायग्राम ही गलत दिया है। इज योर लूप enclosing all the turns? No, it is just enclosing some length L। तो अभी आपको सोचना पड़ेगा, how do I find out number of turns inside the loop? Small n is the number of turns per unit length। मैं वापस मेरे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ, मतलब सीधा करके पूछता हूँ। I asked you 10,000 टर्न्स थे, 10 मीटर लेंथ था, हर एक मीटर में कितना? 1000, बराबर कितना? 1000। तो 2 मीटर में कितना? 2000। 3 मीटर में कितना? 3000। मतलब तुम स्मॉल n को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो नंबर ऑफ टर्न्स पहले वो निकाल लो।
तो वी नो दैट number of turns in the loop is given by in the loop important word है number of turns in the loop क्या होगा number of turns per unit length into length this is number of turns in the loop number of turns per unit length into length therefore I enclosed is अभी पूछा मैंने तुमसे अगर आई करंट 2 चक्कर काट के आए तो बोले 2 आए 10 चक्कर काट के आए तो 10 आए एनएल चक्कर काट के आए तो एनएल आए इक्वेशन 3 बराबर सिर्फ ये आए तो करंट था एनएल इज द नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द लूप तो फ्रॉम 1 to 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 and 3 1 to 3 what is equation number 1 it is integration b bar dot dl bar equals to mu 0 I enclosed ये तुमने फाइंड किया ये bl आया ये तो लिखा हुआ है ये म्यू 0 और ये कितना है nli है ये और ये हो गया कैंसिल तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 ni दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस वेल इनसाइड कहाँ पे वेल इनसाइड अलोंग द एक्सिस so this is the magnetic field along the axis is well inside important word क्योंकि हर जगह पे along the axis नहीं बोलते हैं अच्छा बताओ therefore field near one end will be बताओ तो क्या आएगा अभी हम वेल इनसाइड नहीं फाइंड कर रहे मतलब अभी जो लूप है ना मैं लूप को यहां से स्टार्ट करूंगा यहां से ऐसा नियर वन एंड तो बताओ क्या है पहले हमने लूप को एक्सिस से स्टार्ट किया मतलब एक साइड उसका एक्सिस पे था अभी वन एंड पे है अब होता क्या है जब तुम एक्सिस पे लेते हो ना वेल इनसाइड लेते हो जब तो करंट जब ऊपर से पास होता है ऊपर से यहां से तो भी वो कंट्रीब्यूट करता है कहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है एक्सिस पे जब वो नीचे से पास होता है तो भी वो कहाँ कंट्रीब्यूट करता है एक्सिस पे मतलब जो तुमने फॉर्मूला फाइंड किया ना म्यू 0 है ना इट इज कमिंग फ्रॉम द बोथ साइड्स नाउ इफ आई टेक द लूप टू द वन एंड द कंट्रीब्यूशन विल बी ओनली फ्रॉम द वन साइड हाफ तो इसी का हाफ हो जाएगा तो नियर वन एंड विल बी near one end it will be half of the axial value मतलब mu 0 ni by 2 that is what you will get पक्का good sure so let's move to the last topic of this chapter magnetic induction due to toroid है ना toroid yes magnetic induction along the axis of toroid magnetic induction along the axis of toroid what is toroid by the way मैग्नेटिक अभी उसी शेप का कुछ खाने की भी चीज होती है वो बोलूंगा तो इमीडिएटली याद आएगा डोनट वेरी गुड मैग्नेटिक इंडक्शन along the axis of toroid so toroid is a solenoid bent in the form of a donut in the shape of a donut वो सोलेनॉइड ही है सिर्फ उसको जो शेप है वो डोनट का शेप दे दिया उसको और उससे उल्टा हमारा काम आसान हो जाता है फिर तो टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड बेंट इन द शेप ऑफ अ डोनट मैं लिखूंगा नहीं वो तुमको पता गुड तो यू शुड रिमेंबर दिस नाउ एंड देन ऑफ कोर्स बाकी सब सेम ही है यू हैव द वाइंडिंग्स ओवर हियर इसके ऊपर वाइंडिंग्स है ऐसे वाइंडिंग्स है अब इशू ये है जैसे तुमने यहाँ पे देखो वापस मैं बोल रहा हूँ ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है एम्पिरियन लूप यहाँ पे तुमने एम्पिरियन लूप रेक्टेंगुलर लिया अब यहाँ पे पहली बात सबसे पहले जो टोरॉइड का रेडियस है ना वो एवरेज रेडियस माना जाता है मान लेता हूँ मैं टोरॉइड का जो इनर रेडियस है वो R1 है इसका जो आउटर रेडियस है R2 है
तो जो टोरॉइड का रेडियस होगा वो एवरेज होगा। तो टोरॉइड का रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ टोरॉइड इज एवरेज, रेडियस ऑफ टोरॉइड इज, भले मैंने नोट्स में लिखा हो नहीं लिखा हो पर ये पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ टोरॉइड इज एवरेज ऑफ बोथ इनर एंड आउटर R1 प्लस R2 बाई 2। अब ये R1 प्लस R2 बाई 2 जब करोगे तो ये ज्योमेट्रिकली कहाँ लाइन लाई करेगा वो भी पता होना चाहिए। कहाँ आएगा पता है, ये पता है कहाँ है? सेंटर पे, सेंटर पे ये बन जाएगा उसका एक्सिस। सो दिस इज एक्सिस ऑफ द टोरॉइड, ये टोरॉइड का एक्सिस भी बन गया, ये R एवरेज भी है और ये एक्सिस भी है। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। तो टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड bent in the form of a donut, correct? Then the radius of the toroid या फिर the axis of the toroid lies at the average radius R1 plus R2 by 2। पक्का। हम एक बहुत स्मार्ट काम करते हैं यहाँ पे, जो एक्सिस ऑफ टोरॉइड है ना उसी को एम्पीरियन लूप मान लेते हैं। तो इमेजिन द एम्पीरियन लूप, हमारा काम कम होता है, मैथमेटिक्स कम हो जाता है इससे। Imagine the Amperian loop be coincide with Amperian loop overlap coincide with the axis of toroid, with the axis of toroid। इससे और एक चीज आसान हो गई, अगर मैं यहाँ से आई करंट सेंड कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा जितने भी टर्न्स है वो सारे के सारे लूप के अंदर है, सारे टर्न्स। अगर कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, इफ N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, देन जो करंट एनक्लोज था ना वो सीधा बन गया NI, क्योंकि सारे के सारे टर्न्स एम्पीरियन लूप के अंदर है। पहले वैसा नहीं था, पहले कुछ टर्न्स लूप के बाहर थे, अभी वैसा नहीं है, अभी सारे के सारे। तो ये स्टेप तो मैं लिखूंगा ही, सिर्फ फिलहाल मैं बोल देता हूँ N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि आई जस्ट वांट टू कीप द डेरिवेशन ऑफ कोर्स सेम, लास्ट और ये सेम रखना है। वहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले यूज किया था एम्पियर्स लॉ। तो वी नो that what do you know from Ampere's law? We know that what do you know, integration b bar dot dl bar equals to, of course closed loop पे लगाना है, पीछे भी closed loop पे था वो, mu 0 I enclosed, equation नंबर 1 वो भी closed loop पे ही था। तो अभी तुम मेरे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, b bar dot dl bar सॉल्व करोगे, what is b bar dot dl bar? b dl cos theta, what is theta? angle between b bar and dl bar। अब मैं अगर इस लूप को छोटे छोटे एलिमेंट्स में इमेजिन करता हूँ, छोटे छोटे एलिमेंट्स, राइट, तो ये डीएल बार है। तो मैंने आपको अभी बताया मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस और एलिमेंट इज ऑल्सो अलोंग द एक्सिस। इसलिए मैंने बोला कि जो टोरॉइड का एक्सिस है उसी को एम्पीरियन लूप बनाओ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का डायरेक्शन वापस सेम हो गया। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड, इफ द करंट इज थ्रू वाइंडिंग्स, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से फिंगर्स आर गिविंग डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एट एनी पॉइंट इफ यू सी द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द लूप, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप, डीएल बार ऑल्सो अलोंग द लूप। तो यहाँ पे भी थीटा क्या है, 0 है, तो हियर थीटा इज 0। सो देयरफॉर यू हैव b बार डॉट dl बार, और उसमें से ना b कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, बाहर आ गया dl, और cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई। व्हाट इज इंटीग्रेशन dl? 2 pi r एवरेज, ठीक है। अभी r एवरेज को r ही बोल दो, बार बार कौन लिखेगा r एवरेज, r बोल देते हैं। So therefore you have integration b bar dot dl bar equals to b into 2 pi r, b into 2 pi r, बराबर। इक्वेशन नंबर 2। अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी आपको। Also what is current enclosed? What is current enclosed? Only current enclosed n into I।
इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। बाकी डिटेल्स तो आपको नोट्स में दिए हैं, मैं सिर्फ ड्राइव करके दे रहा हूँ। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? b into 2 pi r equals to mu 0, current enclosed this Ni, and therefore you have B equals to mu 0 N I by 2 pi r। बराबर? पक्का? What is 2 pi r? Circumference, मतलब that is like length, that is like length, सही है ना? बराबर? What is number of turns upon length? Small है। अब तो ये और वो अलग था ही नहीं। It was also mu 0 Ni, that is also mu 0 Ni। सिर्फ यहाँ पे मैंने बोला ना कि जो लूप है वो सारे ही टर्न्स को इनक्लोज कर रहा है। तो n अपॉन कैपिटल L, सिर्फ कैपिटल L जो लेंथ पहले स्ट्रेट था उसी को तुमने क्या बना दिया? सर्कल। तो लेंथ क्या बन गया? 2 पाई। तो इसका फॉर्मूला और उसका फॉर्मूला अलग था ही नहीं। गुड। तो दिस इज द एंड ऑफ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।